हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। एंड एज यूजुअल इस लेक्चर की पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी www.thelaymanway.com पे। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज लेके आते हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा स्पेस के बारे में भी देखा था, है ना। स्पेस ऑर्बिट्स को देखा था, लो अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं, फिर हमने पीएसएलवी और जीएसएलवी के बारे में बात की थी, है ना। तो चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और स्पेस हरिकेन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज स्पेस हरिकेन? हरिकेन क्या होता है? नॉर्मल अब स्पेस छोड़, पहले ये बताओ हरिकेन क्या होता है। व्हाट इज हरिकेन? हरिकेन एक्चुअली टॉर्नेडो टाइप चीज़ होती है। हरिकेन सेम ही होते हैं, मतलब जैसे साइक्लोन होता है ना हमारा, उसी को अलग अलग नाम से बोलते हैं, है ना। तो हरिकेन बेसिकली कहाँ बोलते हैं? हरिकेन फिलीपींस वाले एरिया में, है ना। वहाँ पे उसको हरिकेन बोलते हैं ना। ये वाला जो एरिया है साउथ ईस्ट एशिया वाला, फिलीपींस वाला एरिया, वहाँ पे जो टॉर्नेडो जब आता है तो उसको हरिकेन बोलते हैं। मतलब साइक्लोन को ही हरिकेन ही बोलते हैं। इस टाइप से जो विंड है वो ऐसे गोल 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 घूमती है ना, देखा ही होगा आपने। तो अभी क्या है, स्पेस में हरिकेन को डिटेक्ट किया है। स्पेस में कैसे हरिकेन आ सकता है? विंड तो होती नहीं, कैसे आएगा स्पेस में हरिकेन? तो इसमें स्पेस में बेसिकली आयंस का आया है ये। मतलब कुल मिला के जो हमारा विंड काम करती है ना, ऐसे गोल गोल घूमती है, वैसे ये आयंस घूम रहे थे। आयंस क्या मतलब? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, है ना। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, H+ और E-, है ना। ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर घूम रहे थे, ऐसे स्वर्लिंग स्वर्ल कर रहे थे बेसिकली स्पेस में, है ना। तो उसको हमने बोल दिया स्पेस हरिकेन। तो सबसे पहली बार नॉर्थ पोल के ऊपर ये डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। रेंज क्या थी? 110 से 860 किलोमीटर एल्टीट्यूड में था, है ना। लो अर्थ ऑर्बिट ये एंड कंसिस्टेड ऑफ प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा बेसिकली आयोनाइज्ड गैस होती है। आयंस होते हैं, एक गैस होती है जिसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये दोनों बराबर होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, है ना। और दिस इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। बाकी 3 स्टेट्स कौन से हैं लिख के बता देना, कमेंट में लिख के बताओ बाकी 3 स्टेट्स कौन से हैं। दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं और ये आयनाइज गैस रहती है, बेसिकली हॉट आयनाइज गैस, है ना। उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये स्वर्ल कर रही थी बेसिकली प्लाज्मा गैस, है ना। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसको हमने स्पेस हरिकेन बोल दिया, ठीक है। इट इज अ स्वर्लिंग मास ऑफ प्लाज्मा, है ना, एंड इट रेन्स इलेक्ट्रॉन्स इनटू आयनोस्फीयर, है ना। तो जो हमारा सबसे ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला मतलब सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर आता है, फिर मेसोस्फीयर आता है ना, फिर आयनोस्फीयर आता है। तो ये जो आयनोस्फीयर में यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स की बारिश कर रहा था, स्पेस हरिकेन, है ना। वहाँ पे बारिश हो रही थी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स आयनोस्फीयर में इंटरैक्ट करते हैं तो क्या होता है? इस टाइप की नॉर्दर्न लाइट्स जनरेट होती हैं। जैसे हम देखते हैं ना नॉर्दर्न लाइट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियालिस, है ना। अरोराज, या फिर इसको ये भी बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। ये क्या है? ये बेसिकली जब सन से जो सोलर विंड आ रही होती है, वो जब आयनोस्फीयर में इंटरैक्ट करती है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी इंटरैक्ट करती है, तब ये ऐसे लाइट जनरेट होती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? उसमें होते इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, है ना। तो तब ये ऐसे लाइट जनरेट होती है, इसको नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, है ना। इस टाइप का रहता है। देखो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है ना। जाना कभी उधर साइड तो देखना। तो इस टाइप का नज़ारा रहता है ना। तो अरोराज आर कॉज्ड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना, ऑफ द सोलर विंड विद एटम्स ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर, है ना। तो जब आयनोस्फेयर में जो आयंस होते हैं, आयनोस्फेयर में बेसिकली आयंस होते हैं, तभी तो उसको आयनोस्फेयर बोलते हैं। इन आयंस के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है ना, ये इंटरैक्ट करते हैं सोलर विंड के, जो सोलर विंड में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, वो जब इससे इंटरैक्ट करते हैं आयन से, तो क्या बनता है? तो ये नॉर्दर्न लाइट्स जनरेट होती हैं। समझ आ गया? इसको अरोरा बोरियालिस भी बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और आर्टिका एम की बात करते हैं। व्हाट इज आर्टिका एम? तो आर्टिका एम कुछ नहीं है, रशिया की पहली आर्टिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट है। नाम से ही पता चल रहा है आर्टिक है, रशिया में आर्टिक को आर्टिका बोलते हैं ना, नाम से ही पता चल गया। देखो इसी टाइप से ना थोड़ा थोड़ा गैस करना रहता है। आर्टिका अब आपको पता है यार, ये आर्टिक से कुछ रिलेटेड होगा। आर्टिका है, किस टाइप की लैंग्वेज लग रही है? रशियन लैंग्वेज लग रही है आर्टिका। तो रशिया की पहली
आर्टिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट है टू मॉनिटर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट इन द आर्टिक रीजन। तो आर्टिक में क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए ये बेसिकली आर्टिका एम लॉन्च हुआ है। समझ में आ गया? नाम से देखो पता चला है, आर्टिका मतलब आर्टिक, एम मतलब मॉनिटरिंग, ठीक है। आर्टिका एम है ना, ये किसका नाम है? रशिया का नाम है, ठीक है। तो आर्टिक को मेजर, आर्टिक के क्लाइमेट को बेसिकली मॉनिटर करने के लिए है, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद आते हैं T172+18 क्वाजर की बात करते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वाजर क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। तो क्वाजर, व्हाट इज अ क्वाजर? क्वाजर इज दिस, इस टाइप का रहता है क्वाजर। क्वाजर बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। देखो कितनी लाइट एमिट कर रहे हैं ना, तो ये क्या करते हैं? बेसिकली जेट एमिट करते हैं। देख रहे हैं ना, ऐसे जेट एमिट हो रहा है, ये देखो इस टाइप का जेट एमिट होता है यहाँ से ना, बहुत ही ज़्यादा तेज ब्राइट होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। तो बेसिकली क्वाजर्स आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इन फार अवे गैलेक्सीज दैट एमिट जेट्स एट रेडियो फ्रीक्वेंसीज। तो ये बेसिकली ये जो निकल रही है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे रहती है, ये जेट एमिट हो रहा है यहाँ से, है ना। इसी को बोलते हैं क्वाजर। समझ में आ गया? बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एंड इट इज़ ट्रिलियंस टाइम ब्राइटर देन सन। तो जितनी सन की ब्राइटनेस होती है उससे ट्रिलियन टाइम ज़्यादा होता है। तो आप सोच लो कि कितना ब्राइट होगा। आंखें मतलब अंधे हो जाएंगे इतनी ब्राइटनेस रहती है इसकी, तभी तो हम डिटेक्ट कर पाए इसको यहाँ से, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मार्शियन ब्लूबेरीज के बारे में बात करते हैं। मार्शियन मतलब मार्स पे होगा कुछ, है ना। तो मार्स पे ये ब्लूबेरीज मतलब वो ब्लूबेरीज वो वाली नहीं है, इसमें ये बेसिकली स्मॉल स्फेयर्स हैं। ब्लूबेरीज जैसे छोटी छोटी स्फेयर टाइप में होती है ना, वैसे ही मार्स पे ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स मतलब मिनरल्स टाइप के मिले हैं ऐसे छोटे छोटे, तो उनको उन्होंने बोल दिया मार्शियन ब्लूबेरीज। तो इनमें क्या है, खासियत क्या है इसमें? ये जो स्टोन्स टाइप के हैं, रॉक्स वगैरह हैं, ये आयरन ऑक्साइड से बने हुए हैं, है ना। आयरन ऑक्साइड हेमाटाइट। इसका मतलब ये है, मतलब ये सजेस्ट करता है कि वहाँ पे पहले वाटर हुआ करता था या वाटर अभी भी है, कहीं है, मतलब इस टाइप से ये सजेस्ट करता है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिकली नासा का है, ये तो पता ही होगा नासा का है। चार चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। किसका है? नासा का। किस पे काम करता है? इंफ्रारेड को मेजर करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे दे देंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप किस पे काम करता है? अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो। कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो पढ़ा ही नहीं था, तो इसीलिए पढ़ लो। इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी पे काम करता है ये, है ना। इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है। इसको लॉन्च किया जाएगा अक्टूबर 2001 में। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब लॉन्च होने वाला है, बट इतना याद रखो कि क्या करेगा, इंफ्रारेड का है, नासा का है ना। लॉन्ग वेवलेंथ को बेसिकली ये मेजर करेगा, है ना। तो बेसिकली जो हमारा हबल टेलीस्कोप है नासा का, है ना, जो इसकी लाइफ अभी एंड होने वाली है, तो उसको बेसिकली उसकी जो डिस्कवरीज हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा और ज़्यादा रिसर्च करेगा और ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करेगा, है ना। जो हॉट प्लैनेट्स हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं उनसे उनको ये सर्च करने की कोशिश करेगा। तो ये बेसिकली कोलैबोरेशन है किसका? जेम्स वेब टेलीस्कोप किसका कोलैबोरेशन है? नासा का और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का। तो याद रखना है, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। इन तीनों का ये कोलैबोरेशन है। अगेन याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप किसका कोलैबोरेशन है? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। समझ में आ गया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं। दिस इज देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, है ना। कहाँ पर है? नैनीताल उत्तराखंड में। ये आपको याद रखना है कहाँ पर है ये, नैनीताल उत्तराखंड में ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। देवस्थल का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ गॉड, है ना। माउंटेन पीक है ये, कहाँ पे? धानाचूली में। तो देवस्थल नाम कहाँ से पड़ा? क्योंकि ये धानाचूली में माउंटेन पीक है। एशिया की सबसे लार्जेस्ट स्टीयरेबल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है ना। इसको आप स्टीयर कर सकते हो, मतलब इधर जैसे गाड़ी में स्टीयर करते हो ना, गाड़ी को इधर उधर करते हो, वैसे ही आप इसको भी इधर उधर कर सकते हो, है ना। ये जो इसका अपर्चर है इसको भी, ठीक है। तो ये इसीलिए न्यूज़ में था, एशिया की सबसे लार्जेस्ट है इसीलिए न्यूज़ में थी। उसके बाद आगे बात करते हैं और स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी क्या है? ये बेसिकली एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी के बारे में रिसर्च करती है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूके में है। कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना। क्या इंडिया मेंबर है? इंपॉर्टेंट है, इंडिया मेंबर है क्या? हाँ, इंडिया मेंबर है किसका? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का कौन मेंबर है? इंडिया मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड एंड यूके, ये सारे इसके क्या हैं? ये सारे इसके मेंबर्स हैं। तो देखो 2-3 बार देख लेना बस। अब ऐसे कितना ही, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें क्या ही याद रखोगे, है ना। तो बस थोड़ा बहुत याद रखना कि हाँ इंडिया मेंबर है, ये थोड़ा याद रख लेना कि इंडिया हाँ इसका मेंबर है ना। बाकी सब क्या है कि पास की बस ऐसे नज़र मान लो कि हाँ मतलब
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जब भी ऐसे कंट्रीज आए ना मेंबर कंट्रीज, तो क्या किया करो ना, वर्ल्ड मैप निकाल लिया करो और ट्राई टू रिलेट थिंग्स टू मैप। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका मैप भी साथ साथ वर्ल्ड मैप प्रिपेयर होता रहेगा, दूसरा इससे क्या होगा कि आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है ना। फिर क्या कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार एक ग्रुप बन जाता है, जैसे मान लो पीछे हमने किसका बात किया था, जेम्स वेब टेलीस्कोप का बात किया था ना। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप में आपको पता है नासा यूएसए का है ना, कनाडा नीचे ऊपर है ना, कनाडा इधर है, यूएसए इधर है, फिर आपको पता चले कि यूरोप इधर है ना, तो आपको पता चल जाएगा अरे ये तो ऐसे बन रहा है, मतलब ट्राइंगल सा बन रहा है ना, इस टाइप से पता चल जाएगा, यहाँ नासा है, यहाँ कनाडा स्पेस एजेंसी है, यहाँ यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। इस टाइप से आपकी मेंटल इमेज बन जाती है, समझ आ रहा है, तो इस टाइप से याद रह जाता है ना। जैसे रटने बैठोगे तो मतलब मुश्किल नहीं कर पाओगे, मतलब कर तो सकते ही हो, बट मतलब इजी वे आउट यही है कि मैप से रिलेट करके करो उसको, है ना। उसके बाद निसार की बात करते हैं। व्हाट इज निसार? अगेन अ शॉर्ट फॉर्म, नी सार। व्हाट इज नी सार? नी इज फॉर नासा, एन इज फॉर नासा, आई इज फॉर इसरो, है ना। नासा यूएस की स्पेस एजेंसी, इसरो इंडिया की। नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये कभी नाम सुना है सिंथेटिक अपर्चर रेडार? ये सुना होगा, न्यूज़ में था, क्योंकि चंद्रयान 2 का जब चल रहा था तो उसके वहाँ पे था, ये उसके लॉन्च व्हीकल में था ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार, है ना, सुना ही होगा। तो ये नासा इसरो का है बेसिकली। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार क्या है? ट्विन रेडार सिस्टम है ना, ट्विन रेडार सैटेलाइट मिशन है। इसमें क्या होगा, लार्जेस्ट रिफ्लेक्टर एंटीना है जो नासा ने अभी तक का लॉन्च किया है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये सिंथेटिक अपर्चर से क्या होगा, इसमें बेसिकली अर्थ की जो सरफेस है ना, अर्थ की सरफेस पे जो चेंजेस हो रहे हैं ना, जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज से जो चेंज हो रहा है ना, मान लो कहीं साइक्लोन आ रहा है ना, या फिर कहीं ड्रॉट आने वाला है, या फिर कहीं फायर आने वाली है ना, इस टाइप से जो चीज़ें हैं, या फिर कहीं वॉल्केनो का इरप्शन हो रहा है, ये सब चीज़ें ये डिटेक्ट करेगा, समझ आ गया। ग्राउंड वाटर कहाँ कम हो रहा है, ये सब इससे डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि ये वेदर पे डिपेंडेंट नहीं है ना। जैसे राइसेट है हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ना, जो हमारा, जो भी वेदर पे डिपेंडेंट नहीं है, वैसे ही है, मतलब चाहे डे हो चाहे नाइट हो, कैसा भी वेदर हो, सब में ये अपना काम करेगा, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं और साउंडिंग रॉकेट्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर साउंडिंग रॉकेट्स? तो साउंडिंग रॉकेट्स आर बेसिकली 1 और 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स यूज फॉर प्रोबिंग द अपर एटमॉस्फेरिक रीजन एंड फॉर स्पेस रिसर्च। तो मतलब जैसे मान लो हमको सैटेलाइट कोई लॉन्च नहीं करनी है, बट हमको थोड़ा ऊपर जाना है अर्थ में, मतलब यहाँ थोड़ा सा इधर जाना है बस, है ना, तो आप साउंडिंग रॉकेट्स का यूज़ कर सकते हो। इसरो ने डेवलप किया है साउंडिंग रॉकेट्स की सीरीज़, इसको रोहिणी सीरीज़ बोलते हैं। याद रखना रोहिणी सीरीज़ क्या है, साउंडिंग रॉकेट की सीरीज़ है, इसरो ने डेवलप करी है। इसमें रोहिणी 200, रोहिणी 300, ये सब नंबर इंडिकेट करते हैं कि ये नंबर जो है 200 और 300, ये इंडिकेट करता है कि डायमीटर कितना है रॉकेट का, ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं और हेल्थ से स्टार्ट करते हैं। अभी हेल्थ में क्या क्या न्यूज़ में था वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है रेयर डिसीजेस के बारे में। लेट्स सी व्हाट आर रेयर डिसीजेस। नाम में क्या है, रेयर है। रेयर मतलब क्या है, बहुत कम होती होंगी लोगों को, या फिर बहुत कम पॉपुलेशन को होती होंगी। तो इसका कोई क्राइटेरिया है क्या? हाँ, क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? तो WHO ने डिफाइन किया हुआ है कि रेयर डिसीज़ हम उसी डिसीज़ को बोलेंगे जिनका प्रेवलेंस जो है वो 10/1000 हो। 10/1000 मतलब कि 10,000 लोगों में से 10 लोगों पर वो डिसीज़ हो रही है, तो उसको हम रेयर डिसीज़ बोलेंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 1/1000। तो 1000 लोगों में अगर किसी एक लोग को वो डिसीज़ हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर डिसीज़, ठीक है। तो इंडिया में तो कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है इसकी, बट जो WHO है उसने थोड़ा डिफाइन किया हुआ है इसको, है ना। जनरली डिसीजेज दैट इनफ्रीक्वेंटली अकर इन अ पॉपुलेशन, है ना। 2 and 3 indicators are used to identify this: total number of people with the disease, its prevalence and availability and non availability of treatment options। तो जो भी रेयर डिसीज होगी उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस कम अवेलेबल होते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि भाई पैसा नहीं है उसमें, ड्रग कंपनीज क्यों ही मैन्युफैक्चर करेंगी, है ना। तो ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी कैसी है, कितने लोगों को हो रही है, हमने देख लिया। 1 में से 1000 में से अगर एक लोग को हो रही है तो उसको हम रेयर डिसीज बोलेंगे, है ना। और उसका प्रेवलेंस कितना है, कितना फ्रीक्वेंटली ओकर होती है, दैट डिफाइंस कि रेयर डिसीज वो है कि नहीं है। तो WHO की रेयर डिसीज की डेफिनेशन क्या है, डेबिलिटिंग लाइफ लॉन्ग डिसीज और डिसऑर्डर विद द प्रेवलेंस ऑफ लेस देन 10/1000 या फिर 1/1000, है ना। लाइफ लॉन्ग डिसीज अगर है वो, है ना, और किसी एक को हो रही है 1000 में से, तो दैट इज कॉल्ड रेयर डिसीज। अब हेल्थ से हम बात करें तो हम ये देख लेते हैं कि ये हेल्थ जो है वो किसके सब्जेक्ट में आता है, स्टेट में आता है, यूनियन में आता है कि कॉन्करेंट में आता है।
तो पब्लिक हेल्थ जो है, पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल, ये किसका पार्ट है? स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है। तो याद रखना कि किस में आता है, ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, एम क्या है इसका, व्हाट एम इस पॉलिसी का क्या है कि भाई टू लोअर द इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस ऑफ रेयर डिसीजेस, टू इनेबल एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर, है ना, अफोर्डेबल हेल्थ केयर बढ़ाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद इसका कैटेगराइजेशन देख लेते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कैटेगराइजेशन देख लेते हैं कि रेयर डिसीज 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। क्या है 3 ग्रुप? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 क्या होता है? जिसमें वन टाइम एक बार ट्रीटमेंट लो और उससे क्योर हो जाए, है ना, दैट इज कॉल्ड ग्रुप 1 डिसीज। दूसरा जिसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, जस्ट अ मिनट, जिसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, दैट कम्स इन ग्रुप 2, है ना। और तीसरा होता है डिसीजेस फॉर विच डेफिनेट ट्रीटमेंट इज अवेलेबल बट चैलेंजेस आर टू मेक ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन फॉर बेनिफिट, वेरी हाई कॉस्ट एंड लाइफ लॉन्ग थेरेपी। तो इसमें भी लाइफ लॉन्ग थेरेपी होती है ना, बट इसमें ये पता लगाना कि किसको है किसको नहीं है, दैट इज अ चैलेंज, है ना। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कैसे पता लगाएं कि किसको है किसको नहीं है, तो वो आती है ग्रुप 3 में। अब कुछ रेयर डिसीज को हम देख लेते हैं, कौन सी है? थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, अटैक्सिया, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, कंजेंशियल इंसेंसिटिविटी टू पेन, है ना, एक्वायर एप्लास्टिक एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्वीट सिंड्रोम, पीडियाट्रिक कार्डियोमैथी, है ना, कार्डियोमायोपैथी, है ना। तो ये सब है, एक बार देख लेना, नज़र मार लेना, कहीं आ जाए ऑप्शन में तो एलिमिनेट करने में काम आएगा, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसी में ही देखते हैं कि इसमें असिस्टेंस दिया है गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपए का, सेंट्रल गवर्नमेंट 20 लाख रुपए का असिस्टेंस प्रोवाइड करती है राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम के अंडर इन डिसीजेस को, ग्रुप 1 के अंडर जो आती हैं उन डिसीज़ को टैकल करने के लिए, है ना। बेनिफिशियरीज इस कौन कौन है? इसमें सिर्फ बीपीएल फैमिलीज नहीं है, ध्यान रखना, इसमें सिर्फ बीपीएल, राष्ट्रीय आरोग्य निधि में सिर्फ बीपीएल फैमिलीज नहीं है, बल्कि 40% ऑफ द पॉपुलेशन कवर्ड है। ठीक है, हु आर एलिजिबल फॉर एज पर नॉर्म्स ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो PMJAY में जितने भी बेनिफिशियरीज हैं वो उनका 40% लोगों को ये इस रेयर डिसीजेज में गवर्नमेंट जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। और पैसा कहाँ से आता है? अल्टरनेट फंडिंग का देखते हैं, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड निदान केंद्र से आता है। निदान केंद्र जो है दैट इज सेटअप बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर UMMID। UMMID क्या है? यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये क्या करता है? ये स्क्रीन करता है, जेनेटिक टेस्टिंग करता है और काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, किसके लिए? रेयर डिसीजेस के लिए। तो ये आपको याद रखना है। डेटाबेस क्रिएट हो रहा है रेयर डिसीज में, कौन क्रिएट कर रहा है? ICMR क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बाकी नॉर्मल ये याद रखना कि असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। रैन स्कीम क्या है ना, और फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको दिया जाता है? तो ऐसे पूछ देंगे कि इट इज़ गिवन टू ओनली BPL फैमिलीज, तो गलत हो जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं और मलेरिया के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज मलेरिया? मलेरिया भाई एक लाइफ थ्रेटनिंग पैरासिटिक डिसीज है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पैरासिटिक है ना, ऐसे ही घुमाते हैं वो लोग, पैरासिटिक है, बैक्टीरियल है, वायरस है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको बैक्टीरियल मार के आ जाओगे, है ना, तो गलत हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट बैक्टीरियल, इट इज़ पैरासिटिक डिसीज, पैरासाइट से होती है। पैरासाइट का नाम क्या है? मॉस्किटो है। मॉस्किटो का नाम क्या है? फीमेल, मतलब फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, एनोफिल्स ये इसका नाम है ना। तो इसके काटने से ये हो जाता है ना। उसके बाद 2000 इसमें क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। 2017 में WHO ने बेसिकली 2017 में WHO ने E2020 इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। तो सबसे पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है कि ये जो E2020 इनिशिएटिव है ये किसका है? E2020 इनिशिएटिव WHO का है, पहली बात। दूसरा बात किससे टैकल करता है, किसके लिए है? मलेरिया के लिए है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। E2020 इनिशिएटिव किसका है? WHO का है, मलेरिया से रिलेटेड है। मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए E2020 इनिशिएटिव आया था। 21 कंट्री में बेसिकली WHO एफर्ट करेगा ताकि उन कंट्री से मलेरिया को एलिमिनेट किया जा सके, 0 केसेस आ पाएँ बाय 2020 टाइमलाइन। ठीक है, तो याद रखना है, समझ में आ गया? याद रखना है, E2020 कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? WHO का है और मलेरिया के एलिमिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, दिस इज आवर मलेरिया वाला मॉस्किटो, है ना। एनीवेज आगे बात करते हैं और नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, जो कि 2003-04 में लॉन्च हुआ था। तो ये बेसिकली अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसमें 6 वेक्टर बॉर्न और डिसीज़ को कवर किया गया है, जिसमें एक है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, काला आज़र एंड लिम्फेटिक फिलियराइसिस, है ना। तो ये सारी जो डिसीज़ हैं वो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में कवर्ड है। उसके बाद और क्या इनिशिएटिव्स हैं? नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 30 का गोल है। इसमें गोल ये है कि भाई हम मलेरिया को एलिमिनेट करेंगे, एक भी केस नहीं आना चाहिए इंडिया में बाय 2030, है ना।
मेंटेन मलेरिया फ्री स्टेटस इन एरियाज वेयर मलेरिया ट्रांसमिशन हैज़ बीन इंटरप्टेड एंड प्रिवेंट री इंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया, है ना। तो प्रिवेंट करो मलेरिया के री इंट्रोडक्शन को और ट्रांसमिशन को भी प्रिवेंट करो, ठीक है। उसके बाद नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2017 से 22 लॉन्च हुआ था, है ना। इसमें भी यही है, मलेरिया को एलिमिनेट करेंगे। WHO's हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी हैज़ बीन इनिशिएटेड इन 4 हाई एंडेमिक स्टेट्स। कौन कौन से हैं वो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल है और प्लस इंडिया का स्पेसिफिक है। WHO ने हाई बर्डन हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया था। किसके लिए लॉन्च किया था, मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए। कौन कौन से स्टेट्स थे, वेस्ट बंगाल, है ना, जहाँ ज़्यादा है, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, है ना। तो इन सब केसेस में, इन सब स्टेट्स में बेसिकली इन्होंने WHO ने हाई बर्डन हाई इनिशिएटिव लॉन्च किया था ताकि यहाँ से मलेरिया को एलिमिनेट किया जा सके। इन जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था। अभी रिसेंट न्यूज़ ये है कि भाई एल साल्वाडोर जो है उसको मलेरिया फ्री सर्टिफाई कर दिया WHO ने, क्योंकि लास्ट 3 साल से यहाँ पे कोई केस नहीं आया, ठीक है। तो लास्ट 3 साल से कोई केस नहीं आया है, इसीलिए एल साल्वाडोर को सर्टिफाई कर दिया गया। और ये पहली सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है और 3rd इन ऑल अमेरिकाज जिसको मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन WHO ने दिया है रिसेंटली, है ना। तो आगे बात करते हैं, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और जूनोसिस के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज जूनोसिस। तो जूनोटिक डिजीज का हमने नाम सुना होगा। कौन सी होती है जूनोटिक डिसीज, जो एनिमल से ह्यूमन में आती हैं, ठीक है। एनिमल से जो भी डिसीज ह्यूमन में आ जाती हैं, दैट दीज आर कॉल्ड जूनोटिक डिसीज। तो जूनोसिस भी यही होता है ना, डिसीज दैट जम्स फ्रॉम नॉन ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमंस, ठीक है। नॉन ह्यूमन एनिमल कितना अच्छा लगा, नॉन ह्यूमन एनिमल। नॉन ह्यूमन एनिमल से जब जो डिसीज़ है वो अगर ह्यूमंस में आ जाती है उसको हम बोलते हैं जूनोसिस। तो जूनोटिक पैथोजेंस कौन कौन से हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगी, है ना, सारे हो सकते हैं ये। कॉजेज़ क्या हैं, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं जूनोसिस के, भाई देखो कोविड-19 जो आया है वो हम क्या बोल रहे हैं, वो उससे आया है क्या, वो स्केली एनिमल है ना, क्या बोलते हैं स्केली एनिमल को, नाम नहीं याद आ रहा, स्केल्स होते हैं उसके, उस पर कमेंट करके बताओ तो क्या नाम है उसका, है ना, उससे आया है ना, हम ये एज्यूम कर रहे हैं उसमें, पैंगोलिन, सॉरी, है ना, पैंगोलिन, तो पैंगोलिन से आया है ऐसा मान रहे हैं ना। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं अर्थ के। क्लाइमेट चेंज है, डिफॉरेस्टेशन, एनिमल अडेप्शन, माइग्रेशन, है ना, लैक ऑफ हाइजीन, है ना, अच्छे से हम हाथ नहीं धोते हैं, सराउंडिंग्स को क्लीन नहीं रखते हैं, तो बैक्टीरिया फंगी एमर्ज होते हैं वहाँ पे, है ना, वायरस आते हैं, ह्यूमन एनिमल इंटरफेस, है ना, वेस्ट डिस्पोजल अच्छे से नहीं हो रहा है, ये भी एक बड़ा रीज़न है, ठीक है, पैथोजन। और फिर देखो वेस्ट डिस्पोजल अच्छे से नहीं होता तो क्या होता है, उसका जो एक्सक्रीटा होता है ना, जो वो जब वेस्ट पूरा डिग्रेड होने लगता है ना, तो जो उसका पानी से निकलने लगता है वो फिर रिवर्स में चला जाता है, वही पानी अंदर आता है, वही हम पीते हैं, है ना। तो ये सब हम खराब कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन एनिमल इंटरफेस, पैथोजन म्यूटेशन, है ना। तो और लेबोरेटरी एस्केप, है ना, ऐसा भी बोला जा रहा है कि भाई चाइना ने लेबोरेटरी में ज़बरदस्ती ये वायरस बनाया था, उस पर रिसर्च कर रहे थे और फिर वो वहाँ से निकल गया बाहर, है ना, और कोविड-19 आ गया, ठीक है, पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो ये सब कॉजेज हो सकते हैं जूनोसिस के, ठीक है। अब स्टेप्स क्या ले सकते हैं भाई, हम वन हेल्थ अप्रोच अपना सकते हैं जो कि OIE का है। व्हाट इज़ OIE, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, है ना। तो OIE का बेसिकली वन हेल्थ अप्रोच है। वन हेल्थ मतलब सबको एक ही साथ टैकल करो, आप अलग अलग मत करो। एनिमल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इन्वायरमेंट की हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को एड्रेस करो, और अगर आप एक एक करके करोगे तो तीनों को हो जाएगा, है ना। तो तीनों को एज ए इंटीग्रेटेड अप्रोच रखो, ना कि अलग अलग। ऐसा मत सोचो कि भाई ह्यूमन हेल्थ को हमको सिर्फ प्रोटेक्ट करना है तो हम इन्वायरमेंट को खराब कर सकते हैं ना। दिस इज नॉट द अप्रोच, ठीक है। किसका है, OIE का, ठीक है। उसके बाद OIE है क्या, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। व्हाट इज दिस, इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद 182 मेंबर कंट्रीज, है ना, और जिसका इंडिया एक मेंबर है। इट इज़ गिवन अ मैंडेट टू इम्प्रूव एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो एनिमल हेल्थ पे बेसिकली ये काम करती है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या काम करती है। इट वर्क्स टू अचीव द ट्रांसपेरेंसी ऑफ ग्लोबल एनिमल हेल्थ सिचुएशन इंक्लूडिंग डिसीज ट्रांसमिशन टू ह्यूमंस, टू अपडेट एंड पब्लिश डिसीज प्रिवेंशन डिवाइस। बेसिकली वही डिसीज प्रिवेंशन पे काम करती है। इतना पैराग्राफ लिखने की मतलब समझने की जरूरत नहीं है, ये पैराग्राफ मेंस में आप लिख सकते हो अगर OIE पे कुछ क्वेश्चन आता है या OIE मेंशन करते हो तो, है ना।
बाकी देखो इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस ये पूछेगा करती क्या है। एनिमल हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है, वन हेल्थ इंटीग्रेटेड अप्रोच है ना। सैनिटरी एंड सेफ्टी इंश्योर करती है कि भाई ऐसे कोई अनसेंट चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। एनिमल हेल्थ पे बेसिकली पूरा फोकस है इसका, ठीक है। समझ में आ गया, नाम में ही है ना यार, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, तो एनिमल हेल्थ से रिलेटेड जितनी चीज़ें वो करेगी है। समझ में आ गया। चलो बाकी अपन अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, नहीं तो लंबा हो जाता है लेक्चर, है ना, और फिर इंटरेस्ट भी आपका चला जाएगा। वैसे ही कितना बोरिंग चलता है अगर बोरिंग चलता है तो बता दो भाई, बोरिंग चलता है, जोक्स वोक्स मानने हैं तो बता दो, क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि भाई पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो, यू नो, इट शुड बी अ प्रोडक्टिव सेशन, राइट। मस्ती तो हम बाद में भी कर लेंगे, पहले प्रीलिम्स दे लो, सेलेक्ट हो जाओ, आईएएस बन जाओ, फिर मस्ती करेंगे, है ना। चलो बाकी पढ़ते रहिए, है ना। टेस्ट सीरीज आई होप सब लोग लगा रहे हो, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, और पढ़ते रहिए, बाय।